ओके, सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक क्लास 11th का, दैट इज वेक्टर्स। तो चलिए वेक्टर्स स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर्स स्टार्ट होता है हमारे फिजिकल क्वांटिटीज के डेफिनेशन से। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि मास है, जैसे लेंथ है, जैसे स्पीड है। दीज थिंग्स आर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। तो मतलब जो नेचर में हो रहे किसी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए डिफाइन की जाती है, ऐसी क्वांटिटीज कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली दो तरीके की होती हैं। एक कहलाती है स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है। और दूसरी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। तो अब हम आइए इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनको पूरी तरीके से डिफाइन करने के लिए बस उनका हम मैग्नीट्यूड बता दें तो वो फिर पूरी तरीके से डिफाइन हो जाएंगी। और कोई फर्दर इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है हमें स्केलर क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको पूरी तरीके से डिफाइन करने के लिए हमें बस उसका मैग्नीट्यूड देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कि मान लीजिए मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं जैसे वर्क, पावर, एनर्जी, दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल। वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज के एक्सेट्रा। ठीक है। तो अब ये है, अब जैसे हमने तो ये लिस्ट कर दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम आपको समझाने की भी कोशिश करते हैं। जैसे मास है। मास क्या है कि अगर हम हमसे पूछ लिया जाए कि किसी कोई पत्थर कितना भारी या हल्का है, तो हम ये कहते हैं कि हाँ, ये जो कोई पत्थर है उसका मास है 1 kg। तो अब उस पत्थर के मास को फर्दर डिफाइन करने के लिए आपको और कोई इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो मास ऑफ दैट पत्थर इज डिफाइंड जब हमने बता दिया कि हाँ, मास जो उस पत्थर का मास है दैट इज 1 kg। और कोई इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है हमें। तो मास क्या हो जाएगा? एक स्केलर क्वांटिटी। इस तरीके से लेंथ है। मान लीजिए टेबल है, टेबल की क्या कहते हैं, जो लेंथ है वो हमें मेजर करनी है, कितना लंबा है मतलब वो। ठीक है। तो मान लीजिए वो 10 मीटर आ जाए। ठीक है, कि 10 मीटर लंबा है। 10 मीटर ज्यादा बड़ा बोल दिए, कह देते हैं 2 मीटर लंबा है। ठीक है। 2 मीटर लंबा है। तो अब लेंथ जो है पूरी तरीके से डिफाइन हो जा रही है जब हम बता दे रहे हैं कि जो लेंथ है हमारी टेबल की दैट इज 2 मीटर। और कोई फर्दर इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है हमें लेंथ को डिफाइन करने के लिए। तो लेंथ क्या हो जाएगी? ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है। सिमिलरली टाइम है। हमने ये कह दिया कि जैसे कि अभी टाइम जो है हमने ये कह दिया कि इस काम को करने के लिए कितना समय लगा। मान लीजिए 10 सेकंड लगा। तो अब हमें क्या कहते हैं, जो 10 सेकंड हमने टाइम बताया, अब टाइम को फर्दर डिफाइन करने के लिए हमें और कोई इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। तो टाइम क्या हो गया? दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा, और स्केलर क्वांटिटीज बेसिकली ऐड या सब्सट्रैक्ट जो की जाती है वो सिंपल अलजेब्रिक रूल्स फॉलो करके की जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे इनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो होता है वो सिंपल अलजेब्रिक रूल्स फॉलो करके ही होता है। ठीक है। जैसे अगर आपके घर में कोई मान लीजिए आटा आया, 10 kg आटा आया। आप मतलब आपके फादर ले आए 10 kg आटा, और आपकी मदर ने आपसे भी कहा कि आप भी आटा ले आओ। मतलब गलत फहमी में भी ऐसा हो सकता है कभी कभार कि वो भूल गई हो कि ये कह दी हो कि आपके फादर को भी कह दिया कि हाँ आप 10 kg आटा लेते आना, और फिर ध्यान से उतर गया, आपको भी कह दिया कि 10 kg आटा ले आना। तो मतलब उन्हें ये याद नहीं रहा कि आपके फादर को भी बता दिया। तो अब जब घर में आटा आएगा तो कितना आएगा? 10 kg आपके फादर ले आएंगे, 10 kg आप ले आएंगे। तो टोटल कितना हो गया? 20 kg। तो आप अब यहाँ पे जो हमने मास को ऐड करना हुआ, तो वो हमने कैसे किया? सिंपल एल्जेब्रिक रूल्स, 10 + 10 दैट इज इक्वल टू 20। ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज सिंपल एल्जेब्रिक रूल्स फॉलो करते हुए ऐड या सब्सट्रैक्ट होती है। सिमिलरली आपके घर में आटा आया
10 केजी आटा, या किसी आपके बर्थडे पार्टी में 2 केजी आटा यूज हो गया, तो बचा कितना? 8 केजी आटा। तो यहाँ सिंपल एल्जेब्रिक रूल्स यूज किए जा रहे हैं फॉर एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, अब हम आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज पे। वेक्टर क्वांटिटीज को अब देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसको पूरी तरीके से डिफाइन करने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड देने की भी जरूरत पड़ती है और डायरेक्शन देने की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब हम किसी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए दो इंफॉर्मेशन देने की जरूरत पड़ती है, दैट इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मान लीजिए कि कोई ऑटो है, हमने ये कह दिया कि उसकी रफ्तार जो है दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। एक इन्फॉर्मेशन हमने आपको ये दी। दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको क्या दी? कि वो ऑटो जो है गाजियाबाद से दिल्ली जा रहा है अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन तो मैग्नीट्यूड के बारे में दी इस फिजिकल क्वांटिटी की, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और दूसरी इंफॉर्मेशन इस फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्शन के बारे में दी, दैट इज इट इज गोइंग फ्रॉम गाजियाबाद टू दिल्ली। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी, दिस फिजिकल क्वांटिटी विल बी नोन एज अ वेक्टर क्वांटिटी। और ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ये होती है वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे ये वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड देने की भी जरूरत पड़ती है, और दूसरा डायरेक्शन देने की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसके एक एग्जांपल तो हमने आपको बता ही दिया, और भी एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि हमने कह दिया कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स, ठीक है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एक्सेट्रा। मतलब बहुत से एग्जांपल्स हैं। अब जैसे जैसे क्या कहते हैं हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे आगे, वैसे वैसे और एग्जांपल्स आपको बताते चले जाएंगे। जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी हम बताएंगे कि वो स्केलर है कि वेक्टर है। ठीक है, अच्छा, और वेक्टर की एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वेक्टर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट सिंपल एल्जेब्रिक रूल्स करके नहीं किया जाता है। इसके लिए एक स्पेशल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होती है जिसे कहा जाता है वेक्टर एल्जेब्रा। वेक्टर एल्जेब्रा से ही वेक्टर को ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, इस ये जो वेक्टर एल्जेब्रा है ये डिटेल में आपके मैथ्स में भी आएगा, और अभी हम लोग जब आगे फिजिक्स पढ़ेंगे तो भी हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो अभी इसके बारे में परेशान मत होइए, हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे ये सारी चीज डिटेल में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है उस वो हम पूछते हैं आपसे कि ये फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। जैसे लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगी? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगी? एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगी? एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, स्पीड, ये एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। एक्सेलेरेशन, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, वर्क, ये एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। पावर, दिस इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मोमेंटम, मोमेंटम जो है हमारी ये क्या हो जाएगी? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स, फोर्स इज अ हम ये कह सकते हैं दिस इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डेंसिटी, हाँ, डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी? दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर, इट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। वेट, वेट बेसिकली एक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, करंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है।
इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले हम सर्किट बना लेते हैं, तब आपको समझाएंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, क्योंकि ये चीज हमें डिस्कस करनी थी आपके साथ। ठीक है। पहले डायग्राम बना ले, तब उसके बाद आपसे हम बात करते हैं। ठीक है। हाँ, 1 मिनट। हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ एक कोई रजिस्टर है, यहाँ कोई रजिस्टर है, यहाँ कोई रजिस्टर है, यहाँ कोई रजिस्टर है, यहाँ कोई रजिस्टर है। इसको हम कहते हैं R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4, दिस इज R5, ऐसा कुछ है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस भी है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए सर्किट में करंट जो जा रहा है दैट इज आई। अब जब ये करंट इस जंक्शन पे पहुंचता है, इस जंक्शन को हम कह दें पॉइंट पी, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक I1 इधर जा रहा है और I2 इधर जा रहा है, मान लीजिए ये कह दें। ठीक है, पॉइंट पी है। ठीक है, तो I1 इधर जा रहा है और I2 इधर जा रहा है। तो अब जब क्या कहते हैं, अगर I1 और I2 के बीच में आप रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, I विल बिकम इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, इसका मतलब करंट को जब हमने देखा, तो करंट जो है वो कैसे ऐड हो रहा है, यूजिंग सिंपल सिंपल एल्जेब्रिक रूल्स। ठीक है। अब अगर यहाँ पे कंफ्यूजन की बात क्या है, कंफ्यूजन की बात ये है कि करंट के पास डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन क्या है, इट इज, वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ जाता है। ऐसे जा रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन भी है। और मैग्नीट्यूड तो है ही, मैग्नीट्यूड तो इस फिजिकल क्वांटिटी का है, ये करंट है तो उसका मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि जब क्या कहते हैं इसे ऐड किया जा रहा है, तो ये सिंपल एल्जेब्रिक रूल्स फॉलो करते हुए ऐड हो रहा है। ठीक है। जनरली क्या होता है, वेक्टर अलजेब्रा में क्या चीज होती है कि जो क्वांटिटीज होती हैं, जो जैसे I1 और I2 है, उनका क्या कहते हैं, उनके बीच का जो एंगल है उसके ऊपर भी डिपेंडेंसी आएगी कि आई की वैल्यू क्या है। तो मतलब ये वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करते हुए करंट नहीं ऐड हो रहा है, सिंपली सिंपल अलजेब्रिक रूल फॉलो करते हुए ऐड हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए जो हमारा करंट हो जाता है, इसलिए करंट जो है हमारा एक स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। तो इवन दो इट हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, still it is considered as a scalar quantity, because ये it does not obey the laws of vector algebra during addition or subtraction। ठीक है, तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब हम आते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर को। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पे आते हैं। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। देखिए वेक्टर, ये मतलब ये कि हम वेक्टर्स को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वेक्टर्स को लिखा कैसे जाता है। तो वेक्टर्स को लिखने का दो तरीका होता है। एक तरीका होता है, कोई भी हमने अल्फाबेट लिया और उस पे एक राइटवर्ड पॉइंटेड राइटवर्ड पॉइंटेड एरो बना दिया, ऐसे। तो ये जो है, ये क्या हो गया, जो ये चीज हो गई, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे क्या याद रखना है कि ये जो हमने राइटवर्ड पॉइंटेड एरो बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो क्वांटिटी है दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट। ये बस ये कि एक सिंबॉलिक नोटेशन है कि ये जो क्वांटिटी जो यहाँ लिखी हुई है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि हम किसी कोई अल्फाबेट है उसको बोल्ड केस में लिख दें। ठीक है, बोल्ड केस में लिख दें, तो भी वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही रिप्रेजेंट करती है। अब दोनों ही तरीका आप यूज कर सकते हैं, लेकिन देखिए जनरली जो फिजिक्स में है, वो हम लोग ये वाला पहला वाला तरीका ज्यादा यूज करते हैं। देखिए आप यूज दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि आप पहला वाला यूज करें, क्योंकि इसका भी रीजन है कि अगर एग्जाम में आप क्या कहते हैं ये लिख रहे हैं किसी कोई वेक्टर क्वांटिटी, और वो आप क्या कहते हैं दूसरे मेथड से लिखना शुरू कर देंगे, बोल्ड केस में लिख रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि कई बार एग्जाम में हो सकता है हड़बड़ी हो, जल्दी में आंसर लिखना हो, और जल्दी जल्दी में आप बोल्ड केस की जगह नॉर्मल केस में लिख दें,
तो फिर आप वो जो टीचर है, जो इन्विजिलेटर है, वो जो चेक कर रहा होगा, वो समझ में नहीं पाएगा कि ये आप वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं या स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो वहां कंफ्यूजन हो सकता है। तो इट्स बेटर कि आप इस नोटेशन को यूज करें, जो पहला वाला नोटेशन है। फिजिक्स में हम लोग यही यूज करते हैं। ठीक है। तो और अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसे कैसे लिखा जाता है? मैग्नीट्यूड जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है ऐसे। या तो हम एक सिंपल अल्फाबेट, जैसे अगर हम वेक्टर ए की बात करें, उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो सिंपली हम ऐसे लिख दें, मतलब नॉर्मल केस में अल्फाबेट ए लिख दें, तो दैट रिप्रेजेंट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। और ऐसे ज्यादा लिखा जाता है, जस्ट में ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर ए। आई होप मॉड फंक्शन आप लोगों ने क्लास, सॉरी, मैथ्स में पढ़ा होगा, क्लास 11th में या 12th में, आई थिंक 11th में होगा आई थिंक। ठीक है, तो अब अभी आप लोग के, या तो अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग के मैथ्स में आएगा ये चीज। तो मॉड फंक्शन क्या होता है? जैसे अगर कोई आपने कोई नंबर डाला, उसमें -3 डाल दिया, तो आपको 3 रिटर्न कर देगा। यही आपने +2 डाल दिया, तो वो क्या करेगा? वो 2 रिटर्न कर देगा। तो बेसिकली मॉड का काम क्या होता है कि वो मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर दे दे। तो इसीलिए क्या कहते हैं हम लोग यहाँ ये नोटेशन यूज करते हैं, ये सिंबल यूज करते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए जो है, दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे ये है हमारा 20 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। तो यहाँ पे क्या है कि 20 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ अगर हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। 20 मीटर, 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड, और टुवर्ड्स नॉर्थ लिख रहे हैं तो ये डायरेक्शन सेंस। सिमिलरली 50 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है। अब ग्राफिकली वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि हम लोग हमेशा उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन एरो। आप लोग कहते हैं बचपन में खेले होंगे वो एंड एरो। अभी भी आपके छोटे भाई बहन होंगे, अगर मान लीजिए आपसे बहुत छोटे हैं, वो बो एंड एरो वगैरह यूज करते हैं। आप मेले में जाकर के लेते हैं, या कभी शॉप से भी मिल जाते हैं ये। तो वेक्टर जो है ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। इसके दो एंड होते हैं। एक जो यहाँ पे एरो लगा हुआ है, एरो जहां पे यहाँ एरो लगा हुआ है उसे कहा जाता है हेड एंड। इसे कहा जाता है हेड एंड। और जहां पे कोई एरो नहीं लगा है उसे कहा जाता है टेल एंड। ठीक है, उसे कहा जाता है टेल एंड। ठीक है। अब ये जो हमारा क्या कहते हैं वेक्टर है, ये पूरी तरीके से हमारे वेक्टर्स को कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए, वेक्टर्स के दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसका डायरेक्शन। ठीक है। डायरेक्शन तो आप समझ ही रहे हैं कि अब जिधर भी ये एरो हेड पॉइंट कर रहा होगा इस किसी वेक्टर का, दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन सेंस ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द डायरेक्शन इन विच द एरो हेड पॉइंट्स। वो तो क्लियर कट बात है। अब मैग्नीट्यूड कैसे ये रिप्रेजेंट करता है? देखिए, जितना लंबा होगा हमारा ये एरो, जितना लंबा होगा हमारा ये एरो, उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा हमारे वेक्टर क्वांटिटी का। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इस ये हमारा जो एरो है उसका 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 10 न्यूटन फोर्स, तो इसका 20 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट करेगा? 200 न्यूटन फोर्स। तो जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दिस एरो। बस सीधी सी बात ये। ठीक है। तो अब जैसे 20 न्यूटन नॉर्थ है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे, ऐसे दिखा सकते हैं। ये क्या है? 20 न्यूटन नॉर्थ। ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ, या 50 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, 50 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है। तो ठीक है, तो फिर मतलब आई होप आपको क्या कहते हैं ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि वेक्टर्स क्या होते हैं। हमने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया अभी वेक्टर्स का, और हमने आपको ये भी बताया कि वेक्टर्स को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको क्या कहते हैं मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीजें हमने आपको बता दी। ठीक है। तो विल कम अप विद सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।